बच्चों, तुम्हारे फिजिक्स के टीचर का ट्रांसफर हो गया है। इस वजह से हमने उनकी जगह एक नई मैडम को पढ़ाने के लिए हायर किया है। एक बार सभी बच्चे खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। प्रिंसिपल साहब के इतना बोलते ही फिजिक्स की नई टीचर एकता शर्मा बाल लहराते हुए क्लास के अंदर एंट्री करती हैं। सभी उन्हें ऊपर से नीचे तक निहारते रह जाते हैं। क्या बात है, हमारे क्लास में तो ठीक वैसी टीचर आई है जैसे फिल्मों में देखते हैं। इन फिजिक्स की मैडम का फिगर तो कमाल का है। सही कह रहा है यार, लेकिन जरा धीरे धीरे बोलना, कहीं प्रिंसिपल ने सुन लिया ना तो वो हमें मुर्गा बना देंगे। अभी तुझे तो पता ही है ना कि हमारे स्कूल का प्रिंसिपल कितना खड़ूस है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब आप सब बैठ जाओ। प्रिंसिपल सर, अब आप जाइए। आज के बाद इस क्लास की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सबके फिजिक्स ठीक कर दूंगी। हाँ मैडम, जब आपकी खुद की फिजिक्स इतनी कमाल की हो तो बच्चों का फिजिक्स तो आप मजबूत जरूर करोगे। आप किस फिजिक्स की बात कर रहे हैं सर? मैं समझी नहीं। मैं फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा था मैडम। सुना है आपकी फिजिक्स बहुत ही स्ट्रांग है। आप पिछले स्कूल में कमाल की पढ़ाती थी। खैर छोड़िए इन बातों को, अब मैं चलता हूँ। आप इन बच्चों को संभालिए। इतना बोलकर प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं, लेकिन सारे बच्चे मैडम की तरफ ही देख रहे थे। तभी टीचर ने मार्कर उठाया और बोर्ड पर डेट लिखने लगी। बच्चों, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी निकालो। आज मैं ओम का नियम पढ़ाने वाली हूँ। जी मैडम। मैडम बोर्ड पर कुछ लिख ही रही होती है कि तभी अचानक से मार्कर छूटकर नीचे गिर जाता है। मैडम मार्कर उठाने के लिए जैसे ही झुकती है तभी उनका एक पिछवाड़ा जमीन पर गिर जाता है, लेकिन मैडम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब उनका एक पिछवाड़ा चपटा था और दूसरा फूला हुआ था। बच्चे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। क्या हुआ बच्चों, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? चुपचाप बोर्ड की तरफ ध्यान दो। मैडम जरा एक बार पीछे पलट कर देखिए, लगता है आपका एक पिछवाड़ा अचानक से खराब हो गया है। अपनी मैडम से ऐसी बात की जाती है? क्या तुम मेरी बैक साइड को? मैडम ने जैसे ही पीछे हाथ लगाया, देखा कि उनका एक पिछवाड़ा चपटा है और दूसरा ठीक है। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़े उनके दूसरे पिछवाड़े पर यानी नकली हिप पर पड़ती है। ये तो अच्छा हुआ कि बेंच की वजह से बच्चों को वो नकली हिप दिखाई नहीं दी। अगर किसी को पता चल गया कि मैं नकली हिप यूज करती हूँ तो सारे टीचर, सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे। बच्चों पीछे देखो, कबूतर। एकता मैडम, हम आज के जमाने के बच्चे हैं। आप कबूतर बोल देंगी तो हम ऊपर नहीं देखने लग जाएंगे। और वैसे भी क्लासरूम के अंदर कबूतर कहाँ से आएगा? अरे प्रिंसिपल सर, आप फिर से आ गए। जैसे बच्चे दूसरी तरफ देखने लगते हैं तभी एकता मैम ने अपना नकली हिप उठाया और अपने पल्लू में छुपा लिया और वहां से जाने लगी। बच्चों, आप सभी अपना नोटबुक निकालो, मैं जरा बाथरूम से होकर आती हूँ। मैडम आप इतनी खूबसूरत होने के बावजूद आप सुबह सुबह करके नहीं आती हो क्या? इस क्लास के बच्चे बहुत शैतान हैं। जल्दी यहाँ से जाती हूँ, नहीं तो ये मेरा सारे राज खोल कर रख देंगे। इसके बाद मैडम जल्दी से वहां से जाने लगती है और कुछ देर बाद वो अपना नकली हिप लगाकर क्लास में आ जाती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है। छुट्टी के बाद सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं और एकता मैम भी घर जाने के लिए स्कूल से बाहर आ जाती है। उनके पीछे पीछे प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल बड़े ही ध्यान से एकता मैडम को देख रहा था। तभी उस क्लास का एक बच्चा राहुल ने कहा, प्रिंसिपल सर, मैडम को इस तरह घूरना बंद कीजिए। जो आप देख रहे हैं ना, वो शायद असली नहीं नकली है। एक तो आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गए हैं। मैं भला मैडम को क्यों देखूंगा? अरे मैं तो तुम लोगों को देख रहा था, कहीं तुम लोग आपस में लड़ाई ना कर लो। अब चुपचाप से घर जाओ अपने। इसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। जैसे ही एकता मैडम घर पहुंचती है वैसे ही उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तू बहुत दिनों बाद बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकली है, कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं माँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब वैसे भी मेरी एक अच्छी खासी स्कूल में नौकरी लग गई है, तो अब मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अभी एकता ने इतना बोला ही था कि तभी उसकी पड़ोसन जो कि उसके घर में ही बैठी थी वो पीछे से बोल पड़ती है, अरे एकता बेटा, नकली पिछवाड़े वाले से भला शादी करेगा भी कौन? इस पूरे मोहल्ले में सब जानते हैं कि तू नकली पिछवाड़ा लेकर घूमती है।
लड़के वाले अगर देखने के लिए आएंगे तो सारे मोहल्ले वाले तेरी सच्चाई बता देंगे, फिर तेरी शादी टूट जाएगी। वैसे भी सैकड़ों बार तेरी शादी इसी वजह से टूट चुकी है। देखिए आंटी जी, आप घर पर आई हैं तो मन से बात कीजिए। मेरे बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे शादी करनी ही नहीं है। इतना बोलकर एकता अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? बचपन में मैं इतनी पतली थी, मुझे सब बांस का डंडा बोलते थे, कोई मुझे सूखी मिर्ची बोलता था। मेरे एक्सरसाइज करके अच्छा खाना पीना खाकर खुद को फिट तो कर लिया, लेकिन अपने हिप्स को फिट नहीं कर सकी। मैं खुद के हिप्स देखती हूँ तो शर्म आ जाती है। इतना चपटा पिछवाड़ा अपने अलावा मैंने किसी का नहीं देखा। फिर किसी तरह एकता का दिन बीतता है और अगले दिन दोबारा से एकता स्कूल जाती है, जहां अभी सारे बच्चे स्कूल के बाहर थे। तभी मैडम को देखते ही प्रिंसिपल भी वहां आ जाता है। अरे एकता मैम, कैसा रहा कल का आपका दिन, मतलब पहला दिन आपका स्कूल में? सर, अब ये स्कूल और स्कूल के बच्चे ही मेरी फैमिली है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं जिंदगी भर इसी स्कूल में पढ़ाती रहूँ। एकता मैम, आपने तो मेरे दिल की बात कह डाली। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ इसी स्कूल में पढ़ाती रहें। बच्चे भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या सच में सर? हाँ बिल्कुल सच में। मैंने आज से पहले कितनी बार ओम का नियम समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन आपने जैसे ही उन्हें पढ़ाया, उन्हें ओम का नियम ऐसे रट गया ना कि मानो इस नियम को घोल कर पी गए होंगे। तभी अचानक से रोड की दूसरी तरफ से उसी स्कूल का एक बच्चा स्कूल की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वहां से गाड़ी तेजी से निकल रही थी। अभी प्रिंसिपल ने इतना देखा ही था कि तभी एक बड़ा सा ट्रक उस बच्चे की ओर आ रहा था और बच्चा सड़क पार कर रहा था। अरे राहुल, अरे रुक जा, उधर ट्रक आ रहा है बेटा, अब पीछे हट। सर, लगता है उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये ट्रक तो उस बच्चे की तरफ ही आ रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। इतने में एकता वहां से भागते हुए आगे बढ़ती है। ट्रक उस बच्चे को टक्कर मारने ही वाला था, लेकिन इतने में ही एकता मैडम ने उसे पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो बेटा? हाँ मैडम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप अगर सही वक्त पर नहीं आती तो अब तक तो मैं ऊपर चला गया होता। मैडम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और स्कूल की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इस भगदड़ में एकता के दोनों हिप्स कहीं गिर गए। अब एकता मैडम का बैग पूरा सपाट लग रहा था। इस बात का उन्हें पता तक नहीं चला। जब मैडम स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल सर बार बार उसकी हिप्स को ही देख रहे थे, और साथ ही और भी टीचर्स वहां पर आ गए और मैडम की हिप्स को देखने लगे। अरे मैडम की पिछवाड़े को क्या हो गया? अभी तक तो इनके हिप्स एकदम मलाइका अरोड़ा की तरह लग रहे थे, अचानक से उनका पिछवाड़ा कहाँ गायब हो गया? हाँ? तभी अचानक से बेल बजती है और सभी लोग स्कूल के अंदर आ जाते हैं। मैडम ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तभी रोहन और रोशनी की नजर मैडम के हिप्स पर चली जाती है। अरे मैडम का पिछवाड़ा कौन खा गया? चुप करो तुम लोग, ये कोई तमीज है मैडम से बात करने की? मैडम, हंसने वाली बात ही तो है, हंसेंगे ही ना। ये लोग इस बार सच कह रहे हैं। सर, एक बार अपने पीछे हाथ लगा कर तो देखिए। आपका पिछवाड़ा गायब हो गया है। इसके बाद मैडम ने पीछे हाथ लगाकर देखा। अरे ये क्या हो गया? मैं तो अपने हिप्स लगाकर आई थी, कहाँ गिर गए? लग रहा है उस बच्चे को बचाने के चक्कर में मेरे हिप्स वहीं गिर गए होंगे। खैर, एकता मैडम ने पल्लू से अपना पिछवाड़ा ढक लिया और पढ़ाने लगी। छुट्टी के बाद वो जल्दी से ऑटो में बैठकर घर चली गई, लेकिन प्रिंसिपल, टीचर और सभी बच्चे उन्हीं की तरफ देख रहे थे। देखा सर, मैंने कहा था ना कि मैडम का पिछवाड़ा नकली है। मुझे भी लग रहा था प्रिंसिपल सर, मैंने भी नोटिस किया। क्या जमाना आ गया, नकली पिछवाड़ा भी बाजार में मिलने लगा है। आगे चलकर पता नहीं क्या क्या नकली मिलेगा। अरे सर, आप जो सोच रहे हो ना वो भी नकली मिलने लगेगा। तुम लोग कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हो। हाँ, मैं तुम्हारी उम्र में था तो ये सब जानता भी नहीं था। चलो भागो यहाँ से। तो इस तरह से एकता का उस स्कूल में नकली पिछवाड़े की वजह से अक्सर मजाक बनता ही रहता था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। तभी एक रोज, बच्चों, कल हमारे लिए एक बहुत खास दिन है। आज से 15 साल पहले इसी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था। वो आज अमेरिका में बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। कल वो हमारे स्कूल आने वाला है। तुम सभी लोग 8 बजे ऑडिटोरियम पहुंच जाना, और सारे टीचर्स भी। इसके बाद अगले दिन ऑडिटोरियम में सभी बच्चे और स्कूल के सभी टीचर्स इकट्ठे हो जाते हैं।
पुराना स्टूडेंट डॉक्टर ऋषि स्टेज पर पहुंच चुका था कि तभी टीचर्स के धक्का मुक्की में एकता के दोनों हिप्स वहीं पर कहीं गिर गए और टीचर्स ने वो देख लिया। अरे मैडम, ये लीजिए, आपका नकली पिछवाड़ा गिर गया था, कहो तो मैं लगा दूं? हैं? मैडम, ये लीजिए दूसरा पिछवाड़ा, कहिए तो मैं लगा दूं? इस तरह वो टीचर एकता मैडम का मजाक उड़ाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। तभी डॉक्टर ऋषि ने दूर से स्कूल टीचर की हरकतें देख ली और वो स्टेज से उतरकर नीचे आ गए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे स्कूल के स्टाफ की सोच इतनी घटिया हो जाएगी। पहले पता होता तो मैं यहां पर आता भी नहीं। किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना आप जैसे टीचर्स को शोभा नहीं देता है। चलिए मिस एकता। ऋषि एकता मैडम को अपने अस्पताल ले जाता है, उनकी सर्जरी करवाता है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मेरी माँ और आपको छोड़कर हर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया है। अब आपको नकली हिप्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो मुझसे शादी कर लीजिए। आपसे अच्छा पति मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, मैं अपनी माँ से आपको मिलवाती हूँ। ऋषि ने एकता मैडम की माँ से उसका हाथ मांग लिया और इस तरह से दोनों की शादी हो गई और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हे भगवान, ये क्या गर्मी है। लगता है मनाली जाने से पहले यमराज से मिलना पड़ेगा। सासू माँ, यही तो असली दिल्ली का स्वैग है। स्टेशन की धूल और गर्मी में भी चमक बनाकर रखनी चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग इस स्टेशन को मेला बना देते हैं। हर जगह कैमरा कैमरा। भाभी जी, कैमरा नहीं, यादें कैद हो रही है। ट्रेन का सफर है, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं जो सेल्फी नहीं लेने देंगे। दोनों देवरानी जेठानी साथ में तो समझे पूरा डिब्बा कॉमेडी क्लब बन जाएगा। बस ट्रेन में चढ़ लें, फिर लड़ाई झगड़े यहीं छोड़ देना। अभी दीपक इतना कहता ही है कि तभी वहां पर एक कुली आ जाता है। कहाँ जाना है साहब? मनाली। 5 लोग, 5 बैग, 1 बहस, सब ले चलो। क्यों नहीं मैम साहब। इसके बाद वो कुली उन सभी को ट्रेन के अंदर अच्छे से बैठा देता है और अपना पैसा लेकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही अब ट्रेन के अंदर दोनों देवरानी जेठानी के बीच खिड़की वाले सीट के लिए तू मैं हो जाती है और आखिर में काजल खिड़की के पास बैठ जाती है जहां रेखा भौहें चढ़ा रही होती है। काजल, खिड़की की सीट मेरी थी, मैंने पहले नंबर देखा था। भाभी जी, सीट नंबर भले आपका हो पर हवा सबकी होती है। हर बात में मजाक अच्छा नहीं होता, तो फिर आप कभी हंसती क्यों नहीं? तभी उनकी सास बीच बचाव करते हुए बोलती है, बस करो तुम दोनों, एक ट्रेन में बैठी हो, कहीं प्लेटफॉर्म पे ना उतार दूं। मम्मी इन दोनों को छोड़ दो, ये जहाँ जाती हैं वहीं सीरियल चालू हो जाता है और हम बस साइड कैरेक्टर बन के रह जाते हैं। दीपक की बातें सुनकर दोनों देवरानी जेठानी शान बैठ जाती हैं और वहीं ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से ट्रेन की पटरी पर दौड़ रही होती है कि तभी कुछ देर बाद काजल सभी से बोलती है, चलो भाभी जी, अंताक्षरी खेले। आप देखिए मेरी टीम कैसे फोड़ती है। भला ये क्या बात हुई काजल? गाना सिर्फ गले से नहीं आता, संस्कार से आता है। तो संस्कार की शुरुआत ग से होनी चाहिए। गुड़ से मीठी जेठानी की बातें। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। अंताक्षरी का खेल शुरू हो जाता है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो देवरानी हमेशा कहे मेरी वजह से हुआ होगा। ये क्या बात हुई भाभी? आप देखिए मैं इसका जवाब कैसे देती हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल से हम अमीर हैं। बहुत खूब बहू, अब बेटा तुम दोनों भी कुछ सुना दो। क्यों नहीं माँ, मैंने चलती फिरती हुई आंखों में अज़ा देखी है। मैंने जन्नत को नहीं देखी है लेकिन माँ जरूर देखी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई साहब, मतलब गजब, मजा आ गया। अब ये सुनिए, हाँ ठीक हूँ इतना कहने पर मानती है माँ, हाँ ठीक हूँ इतना कहने पर कहाँ मानती है माँ, क्योंकि धड़कने उसी की है, सब जानती है माँ, सब जानती है।
जीते रहो मेरे बच्चों, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। माँ जी, अब आप भी कुछ सुना दीजिए। अरे अरे क्यों नहीं, चलो अब मैं गाऊंगी। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दो बहू का एक सीट पे रहना बड़ा मुश्किल, दिन भर ये लड़ाई करे, कर दे सबका जीना मुश्किल, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल। अरे वाह माँ जी, आप तो बाथरूम सिंगर निकली सच में। अरे हाँ, आपने तो हमारे ऊपर ही गाना छाप डाला। हाँ तो क्या, मैंने भी अपने ज़माने में बहुत से गाने गाए हैं। इसी तरह ट्रेन में सास बहू मिलकर बहुत हंसी मजाक करते हैं और ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरी पर चल रही होती है। ऐसे ही रात का समय हो जाता है जहां ट्रेन के यात्री अपने अपने सीट पर जाकर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। वहीं काजल खिड़की के पास बैठकर मोबाइल चला रही होती है, रेखा किताब पढ़ रही होती है। सामने की सीट पर एक बुजुर्ग महिला ऊँग रही होती है। उनके पास एक पुराना सा थैला है। वो धीमे से बड़बड़ाते हुए बोलती है, हे राम, ये स्टेशन बदल गए लेकिन चोर की आत्मा नहीं बदली। अचानक ट्रेन थोड़ी झटके से रुकती है। सब थोड़ा हिलते हैं। कुछ मिनटों के लिए बत्ती भी हल्की सी डिम हो जाती है। उसी दौरान एक आदमी मुंह ढककर अम्मा का बैग चुपचाप उठा लेता है और कोच के दूसरे छोर की तरफ बढ़ता है। किसी को भनक तक नहीं लगती। 10 मिनट बाद बूढ़ी अम्मा नींद से उठती है और इधर उधर देखती है। अरे अरे, मेरा बैग कहाँ गया? अरे कोई है? हे बाप रे, चोर! कोई मेरा थैला ले गया। बुजुर्ग की आवाज सुनकर सभी चौंकते हैं। काजल और रेखा दोनों उठकर अम्मा के पास आती है। अरे अम्मा जी, क्या हुआ? घबराइए मत, बताइए क्या बात है। बेटिया, मेरा बैग, उसमें मेरी पूजा की मूर्ति थी, बेटे का दिया पुराना मोबाइल, कुछ रुपए और मेरी दवा थी बेटा। अरे बाप रे, इस ट्रेन में भी चोर घुस आते हैं क्या? भाभी जी, ट्रेन थोड़ी देर पहले एक छोटे स्टेशन पर रुकी थी, शायद वहीं पर कोई चढ़ा होगा, या तो वही चोर था। चलो देखते हैं, कोच में कोई संदिग्ध है क्या? जिसके बाद काजल और रेखा दोनों ट्रेन के गलियारे में एक्शन मूड में निकल पड़ती हैं। साथ में राकेश भी उठ जाता है। वही कोच के दूसरे छोर में एक आदमी बैठा है, सिर पर टोपी, मुंह पर मास्क, बार बार अपनी सीट से उठता है, खिड़की की तरफ देखता है और उसके पास एक नीला थैला भी है जो अम्मा के थैले से मिलता जुलता है। भाभी जी, वो जो कोने में बैठा है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, बार बार पसीना पोंछ रहा है। भला चलती ट्रेन में कौन पसीना बहाता है? काजल आगे बढ़ती है और चुपचाप से उसके पास जाती है। रेखा थोड़ा पीछे रहती है। अरे भाई साहब, ये आपका बैग बहुत प्यारा है, मेरी अम्मा का भी ऐसा ही था, वही रंग, वही साइज। ये सुनकर चोर घबरा जाता है और बैग खींचकर पकड़ लेता है। न न न न न न न न न ना बहन जी, ना बहन जी, ये मेरा है। मेरी 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 बीवी ने दिया है इसे। तो फिर दिखाओ जरा, क्या क्या रखा है इसमें, शायद हमें भी अपनी बीवी याद आ जाए। जिसके बाद आसपास के सभी यात्री जाग जाते हैं और चोर हकलाता है, डरता है। तभी राकेश आता है और धीरे से बैग खींचता है और वो बैग खोलने पर अंदर एक पुरानी भगवान की मूर्ति, बूढ़ी औरत की दवाइयाँ, एक साड़ी और नगद पैसे मिलते हैं। बिल्कुल वही जो अम्मा ने बताई थी। अरे चोर कहीं के, तू तो बच गया था, लेकिन हमारी जोड़ी से नहीं बच पाया। मैडम गलती हो गई, मैंने सोचा कोई देख नहीं रहा था तो इस बैग को कहीं गायब कर दूं यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, ट्रेन में शोर क्यों मचा रखा है? साहब, ये रहा चोर, इसने बूढ़ी अम्मा का सामान चुराया है, पकड़ लीजिए इसे। इस प्रकार टीटी और कुछ यात्री चोर को पकड़ लेते हैं। साथ ही रेलवे पुलिस को सूचना दे देते हैं और इस प्रकार से बूढ़ी अम्मा को बैग वापस मिलता है। वो काजल और रेखा का शुक्रिया अदा करती है। बेटिया हो तुम, भगवान तुम्हें सुखी रखे। बहुएं ऐसी ही होनी चाहिए। देख रही हूँ, मेरी दोनों बहुएं जब एक साथ होती है तो चोर भी भागने की जगह ढूंढता है। काजल, हम दोनों की जोड़ी तो सीआईडी से भी तेज निकली। बिल्कुल भाभी जी, बस फर्क ये है कि हम गुनहगारों को पकड़ने के साथ साथ रिश्तों को भी जोड़ लेते हैं।
सच कहूँ तो आज दोनों बहुएं मेरे लिए हीरोइन बन गई है। ऐसे ही समय बीतता है। अब ट्रेन में लंच का समय हो जाता है, जहाँ रेखा और काजल के डिब्बों से महक उठ रही होती है। भाभी जी, ये मटर पनीर मैंने खुद बनाया है। तुमसे तो मुझे चाय बनवाने में भी डर लगता है। भाभी जी डरिए मत, खाइए। अगर जिंदा रह गई तो बाकी भी टेस्ट करिएगा। मम्मी, रेखा भाभी आज काजल की बनाई चीज खा रही हैं। ये तो चमत्कार हो गया। लगता है मनाली का असर पहले से ही शुरू हो गया है। अब हम मनाली में बस एंटर ही करने वाले हैं। हाँ, बहुत मजा आने वाला है। और इस प्रकार सभी बातें करते हुए खाना खा लेते हैं। कुछ समय बाद ट्रेन मनाली पहुंच जाती है और वो सभी मनाली पहुंचकर बहुत एंजॉय करते हैं। हे भगवान, लगता है दिल्ली की गर्मी छोड़कर सीधे फ्रिज में आ गई हूँ। सासू माँ, यहाँ एसी नहीं है, ये प्राकृतिक ठंडक है। रिश्ता भी ऐसे ही ठंडा होना चाहिए ना कि गरम ताने बाने से भरा। काजल, तुम तो अब फिलोसोफर हो गई हो। कभी कभी रिश्तों की किताब पढ़नी पड़ती है भाभी जी। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा सीख रिश्ते से मिलती है। ये सुनकर सावित्री देवी गंभीर आवाज में बोलती है, बहू, आज मन कर रहा है कुछ कहूँ। कहिए सासू माँ, कहीं फिर से ट्रेन वापस तो नहीं लेनी? नहीं बिटिया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अक्सर तुम दोनों की नोक-झोंक से परेशान हो जाती थी, लेकिन इस सफर ने मुझे दिखा दिया कि तुम दोनों जैसी बहुएं तो किसी वरदान से कम नहीं है। सासू माँ, आपने कब हमें ऐसे खुले दिल से देखा था? आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहू वही नहीं होती जो चुपचाप सहती रहे। बहू वो होती है जो वक्त पर बोल भी सके और रिश्तों को जोड़ भी सके। तुम दोनों ने ये साबित कर दिया। हम भी आपकी बेटियां ही हैं माँ जी, बस तरीका थोड़ा अलग है। इस प्रकार तीनों गले लग जाते हैं। वहीं पीछे से दीपक और राकेश भी आकर उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं।